नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर योगी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। बता दें कि लोक भवन में आज होगी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक। लोक भवन में आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज लगेगी मुहर। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे करीब 25 प्रस्ताव, जिन पर आज मुहर लगाई जा सकती है। बता दें कि छोटे शहरों में भी टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। वहीं राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण का भी प्रस्ताव आ सकता है। आपको बता दें कि आज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। 2 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में 12.5 एकड़ की योजना की तैयारी, उससे ज्यादा में 25 एकड़ की योजना लाने की तैयारी है। वहीं गरीब से लेकर के उच्च वर्ग को मिलेगी आवासीय सुविधा। वहीं नई दुर्घटना बीमा योजना लाने की तैयारी में सरकार। छोटे उद्यमियों को मिलेगी 5 लाख का दुर्घटना बीमा। विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलने का प्रस्ताव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलने का प्रस्ताव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अयोध्या में राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी के प्रबंधन पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बता दें कि ये बैठक आज लोक भवन में की जाएगी। बताया जा रहा है कि आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे करीब 25 प्रस्ताव। छोटे शहरों में भी टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव इसमें शामिल हो सकता है। राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण का भी प्रस्ताव पारित होगा। बता दें कि 2 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में 12.5 एकड़ की योजना की तैयारी है। उससे ज्यादा में 25 एकड़ की योजना लाने की तैयारी। गरीब से लेकर के उच्च वर्ग को मिलेगा आवासीय सुविधा। नई दुर्घटना बीमा योजना लाने की तैयारी में सरकार। छोटे उद्यमियों को मिलेगा 5 लाख का दुर्घटना बीमा। विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। तो वही छोटे उद्यमियों को मिलेगा 5 लाख का दुर्घटना बीमा। विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलने का प्रस्ताव। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय नाम रखने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। अयोध्या में राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी के प्रबंधन का प्रस्ताव पारित होगा। तो आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अहम जानकारी आपको बता रहे, लोक भवन में आज होगी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी आज मुहर। कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे 25 प्रस्ताव। छोटे शहरों में भी टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। इन 25 प्रस्तावों में राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण का प्रस्ताव भी शामिल है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश संगम हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे, आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक होने वाली है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 25 से अधिक प्रस्ताव है जिस पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। जी। इसमें कई सारी चीजें हैं जिसमें नए सिरे से जोड़ा जाएगा, पुरानी चीजों को भी बहाल किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है जो अप्रेंटिसशिप को लेकर, यानी कि उसमें भी योजनाओं के तहत उसको भी पुनः संचालित किया जा रहा है। 2014 में इसकी स्टार्ट की गई थी, अब इसको किया गया। इसका दायरा जो है टाउनशिप का, उसमें 25 एकड़ की भूमि के तौर पर देखा जा रहा है, जो शहरी क्षेत्र से सटे हुई चीजें, वहाँ पे विकास को लेकर है, वहाँ पे नई योजनाओं को लाने की बात है, तो उसको हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा अयोध्या, आगरा में हेलीपैड को लेकर भी जो प्रस्ताव है,
उसमें को लेकर भी इसमें अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के जरिए भी कई एजुकेशन क्षेत्र हैं उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। कर्मचारियों को लेकर भी कई सारे ऐसे मुहिम है जिसमें इसमें रखा गया है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी जो कल की परसों की रिपोर्ट्स अगर हम देखें पिछले दिनों की, तो डिप्टी सीएम बृजेश पाठक खुद ने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात चल रही है। इसमें भी कहीं न कहीं इस प्रस्ताव को मुहर लगाई जा सकती है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि 50 से लेकर 300 बेड के जो अस्पताल हैं उनको बनाने की बात की जा रही है। प्रदेश में जो 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएँगे, वहाँ पे 300 बेड का एक तरह से प्रस्ताव किया गया है। ऐसी योजनाएँ हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि एक तरह से व्यापार क्षेत्र में भी उन्होंने बड़े स्तर पे किया है कि जो उद्योगपति हैं, उद्योगों क्षेत्र में उनको एक तरह से एक मुआवजा के तौर पर देखा जाए तो उसमें 5 लाख रुपए की बात रखी गई है। यानी कि 5 लाख उनको किसी की डेथ होती है, उद्योगों की तरफ से अगर रजिस्ट्रेशन है उनका, उनको 5 लाख के रुपए मतलब एक तरह से मुआवजा के तौर पे दिया जाएगा। बीमा के तौर पे की बात करा जाए। इसके अलावा अगर हम देखें कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी उन्होंने परिवहन क्षेत्र में भी बड़े स्तर पे इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। जिसमें एक तकरीबन 20 से अधिक नई बसों को संचालित करने की भी चीज़ें हैं, तो इसमें भी इस प्रस्ताव को भी रखा जाएगा। और ट्रैफ़िक को लेकर भी इसमें बताया गया है, ट्रैफ़िक में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे ट्रैफ़िक लगाई जाती है, उसके नियम क्या बनाए जाएँगे, उसके स्तर पे कैसे सुधार किया जाएगा, इसमें भी कहीं न कहीं अंतिम मुहर लगाया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें 25 से अधिक प्रस्ताव जो रखे गए हैं, यानी कि जो अमूमन माना जा रहा है 25 से अधिक प्रस्ताव हैं, उस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके ज़रिए कहीं न कहीं विकास कार्य हैं उत्तर प्रदेश के, उसको बढ़ावा मिलेगा और जो आम जनमानस है उसको भी इसकी सुविधाएँ मिल सकती है कि अगर हेल्थ सेक्टर की बात, एजुकेशन के सेक्टर की बात हो, व्यापार के सेक्टर की बात हो या फिर एक तरह से परिवहन क्षेत्र की बात हो। तो ऐसी योजनाओं को लाकर धरती पर एक तरह से जो ज़मीन पर उतारने का जो सरकार की कवायद है, वो इसमें देखने को मिल सकता है। जी। सतीश, जैसा कि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रयागराज के विधि विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रस्ताव भी पारित हो सकता है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? इसमें देखिए एजुकेशन क्षेत्र की जैसे हम बताएँ कि कई यूनिवर्सिटी जो खोलने की बात चल रही है और प्रयागराज की अगर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की बात चल रही है, तो हालाँकि उस पर अंतिम मुहर लगने के बाद ही इसका फैसला होगा। लेकिन बहरहाल की कवायद से भी लगाई जा रही है कि इस पर भी कहीं न कहीं चर्चा की जा सकती है। तो अमूमन देखा जाए कि जो प्रस्ताव को लेकर देखिए एक तरह से बताया जाता है चीज़ों को लेकर, तो अंतिम मुहर लगने के बाद उस पर फैसला लिया जाता है कि कैबिनेट किस तरह की चीज़ों को देख रही है। तो बहरहाल अभी भी जो संभावित चीज़ों को लेकर जो तकरीबन 25 से अधिक चीज़ें हैं, उसमें भी यही माना जा रहा है कि उस पर जल्द से जल्द मुहर लगाई जा सकती है। जी। जी सतीश, जिस तरीके से देखा गया था कि लैंड जिहाद को लेकर के उत्तराखंड में प्रस्ताव पारित हुए थे, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कोई प्रस्ताव पारित हो? देखिए अभी इस पर कहा नहीं जा सकता लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उत्तराखंड की जनता को इसका लाभ मिल रहा है तो वहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ की योजनाओं को भी कहीं न कहीं प्रदेश में लाया जाए, यहाँ के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, तो उस पर भी कहीं न कहीं अमल किया जा सकता है। बहरहाल इसकी पुष्टि नहीं किया जा सकता कि उस पर मुहर अंतिम लगाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल अगर नहीं, योजनाएँ क्योंकि जब इसे सफल उतारा सांसद जाए साक्षी बीजेपी को। महाराज के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया था कि उन्होंने कहा था कि यूपी में भी इस तरह का जो कानून है वो लागू होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई नहीं हुई इसकी चीज़ों को देखा जाएगा लेकिन बहरहाल जो 25 प्रस्ताव है उस पर ही अटकलें लगाई जा रही है कि उस पर ही अंतिम मुहर लगाया जा सकता है और वो योजनाओं को एक तरह से ज़मीन पे उतारा जा सकता है। जी। जी सतीश, जिस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, अहम चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर उसके मद्देनज़र कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है ताकि उसको जो है लोकसभा चुनाव में भुनाया जा सके? इसमें टाउनशिप की अगर बात करें तो जो एक तरह से जो शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र को की विकास की बात किया जाए, तो उसमें कहीं न कहीं इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको 2024 लोकसभा चुनाव से भी न देखा जा रहा है क्योंकि जब टाउनशिप के ज़रिए से जब विकास कार्य को रफ्तार है वो मिलेगी तो कहीं न कहीं लोग इससे साथ जुड़ेंगे। और जो मेडिकल क्षेत्र को लेकर देखिए कोविड के दौर में जी। हमने देखा कि कितनी तबाही हुई थी, कितनी लोगों की जान चली गई थी। तो उसको भी कहीं न कहीं एक तरह से स्थिर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो इस चीज़ों को भी मजबूत बनाने के लिए, हेल्थ सेक्टर को खासकर मजबूत बनाने के लिए ये पहल है। इसके ज़रिए कहीं न कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के ज़रिए भी इस पे बात को रखी जाएगी कि हमारे शासनकाल में अच्छे हेल्थ सेंटर रहे, एजुकेशन के सेक्टर अच्छे रहे। तो इसके ज़रिए भी कहीं न कहीं जो बीजेपी सरकार है खासकर
एक केंद्र में या प्रदेश की बात करें, तो इसको भी जरिए जरिए एक जनता के साथ जुड़ेगी, अट्रैक्ट होगी और उसके ज़रिए वो बैंक को जो साथ देने की बात चलती है या चीज़ों को लेकर अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऊपर, तो ये योजनाएँ के ज़रिए भी उसका लाभ मिल सकता है। जी। सतीश, देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में कि उत्तर प्रदेश में, राज्य में देखा जाए तो बिजली संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। उसको लेकर के कोई सरकार ध्यान में रख के कोई प्रस्ताव पारित करेगी? बहरहाल इसमें भी चर्चा है, अगर अगर देखें तो इसमें कई मंत्री भी इस बात को उठाए थे, तो बहरहाल उस पर भी चर्चा हो सकती है, संभावित तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो अभी भी जो चीज़ें हैं, प्रस्तावित चीज़ों को लेकर उस पर भी अटकलें बनाई जा रही कि उस पर खासकर नेशनल चर्च की बात, हेल्थ सेंटर की बात करें, तो उसमें स्थिरता के तौर पे प्रस्ताव पर रखा जा सकता है और उस पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। जी। सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए, और किन किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है ये भी बताने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बता दें कि लोक भवन में आज योगी की कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि इन प्रस्तावों में बड़े बड़े प्रस्ताव जो हैं वो शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा को लेकर के प्रस्ताव हैं और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने की, उसको नियंत्रण में करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट में कई अहम मुद्दे आज रखे जाने वाले हैं। तो बता दें कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की आज लोक भवन में अहम बैठक होने वाली है कैबिनेट को लेकर के। इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर सपा से प्रमुख अखिलेश यादव की आज बैठक होगी। बाराबंकी के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे अखिलेश यादव। संगठन के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आज बैठक करने वाले हैं। बाराबंकी के पदाधिकारियों के संग बैठक करेंगे अखिलेश यादव। संगठन के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे अखिलेश यादव। संगठन के विस्तार करने के लिए यह बैठक की जाएगी। बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे अखिलेश यादव। संगठन के विस्तार करने के लिए आज बैठक की जा रही है। तो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए की जाएगी बैठक। 2024 की तैयारियों को लेकर के भी आज बैठक की जाएगी। तो सपा से प्रमुख अखिलेश यादव की आज बैठक होगी। बताया जा रहा है कि बाराबंकी के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे अखिलेश यादव। संगठन के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे अखिलेश यादव। संगठन के विस्तार करने के लिए बैठक होगी। संगठन के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे अखिलेश यादव। संगठन के विस्तार करने के लिए आज बैठक करेंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए की जाएगी बैठक। बताया जा रहा है कि 2024 की तैयारियों को लेकर के ये बैठक की जाएगी। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की आज बैठक होनी है। बाराबंकी के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे अखिलेश यादव। संगठन के विस्तार करने के लिए यह बैठक की जाएगी। संगठन के पदाधिकारियों के संग आज बैठक करेंगे अखिलेश यादव। दो 2024 की तैयारियों को लेकर के आज बैठक की जाएगी। बताया जा रहा है कि सपा से प्रमुख अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे पदाधिकारियों के संग। बाराबंकी के पदाधिकारियों के संग बैठक करेंगे अखिलेश यादव। संगठन के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। संगठन के विस्तार करने के लिए चर्चा की जाएगी आज। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। 2024 के आने वाले आम चुनाव को लेकर के मद्देनज़र तमाम विपक्षी दल हो या भाजपा हो, उसने तैयारी शुरू कर दी है। तमाम रैलियां भाजपा की ओर से की जा रही है। तो वही अखिलेश यादव भी
ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सतीश संगम हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, आपके पास वापस आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव अब देखा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं, क्या कुछ जानकारी देंगे इसको लेकर के? देखिए कि समाजवादी पार्टी की एक नई पहल जो कर रही है पिछले कई सप्ताह से हम देख रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये बैठक कर रही है। इससे पहले आप देखें कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में सोनभद्र की बात हो या फिर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को लेकर उन्होंने बैठक करी। आज जो बताया जा रहा है कि बाराबंकी क्षेत्र की जो बैठक होनी है इसमें वहां के जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता विधायक की बात की है या जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ इंटरेक्ट होंगे या पार्टी दफ्तर में बैठक तकरीबन 12 बजे शुरू होगी। इसमें अखिलेश यादव मौजूद होंगे, इसके अलावा शिवपाल यादव के साथ ही कई जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे फोकस किया जाए उस पर, और जमीनी स्तर पर कैसे चीजों को रणनीति बनाया जाए उस पर भी चर्चा होनी है। और उम्मीदवारों को चयन को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उम्मीदवारों को चयन को लेकर कैसे प्रक्रिया बनाई जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं इसका भी इम्पैक्ट रहा है कि जो एक तरह से संभावित जो सीटें थी जिसमें समाजवादी पार्टी के लगता था कि जीत हासिल होगी, लेकिन वहां पर उनको जीत हासिल नहीं हुई। बाद में एक तरह से फीडबैक निकल कर लेकर सामने आया कि उम्मीदवारों को चयन में कहीं न कहीं एक तरह से गलती की गई है। जिस तरह से चाहिए जमीनी स्तर पर उम्मीदवारों को उतारने के लिए, वैसे उम्मीदवारों को नहीं उतारा गया। इस पर खास फोकस ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा यूथ को कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए, उस पर भी रणनीति बनाई जा रही है, महिलाओं को लेकर भी। और दो इम्पोर्टेंट चीजें आप देखें कि जी। अलग-अलग पार्टी समुदाय को लेकर भी फोकस कर रही है। कांग्रेस पार्टी को आप देखें किसी समय से अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने की बात कर रही है या फिर दलित की बात करें तो उनको भी जोड़ने की बात कर रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी कहीं न कहीं इसके जरिए ही फोकस है कि दलित समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम वोटर्स को साधने को लेकर भी जो रणनीति जो बनाई जा रही थी चीजों को लेकर, उसमें भी कहीं न कहीं ये पहल देखने को मिल सकती है। उस पर भी कहीं न कहीं फीडबैक या चर्चा हो सकती है समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ या जो नेता है उनके साथ एक तरह से ले सकते हैं। तो जमीनी स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर आप देखें कि इसके बाद भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेने की भी चीजें बनाई गई है। ये सारी जो अलग-अलग मंडल, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से जब फीडबैक ले लिया जाएगा तो उस इंक्लूड के तौर पर एक बड़ी स्तर पे समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें सभी जो फीडबैक ली गई चीजों को लेकर उस पे चर्चा होंगी। उसके बाद ही फाइनल उम्मीदवारों के चयन की बात हो या उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की बात हो तो उस पर कहीं न कहीं अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। बहरहाल अभी एक तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावित तौर पे आप देखें साल के नजदीक आ चुका है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो अपने पार्टी को भी कहीं न कहीं एक जोड़ है कि अच्छी खासी लोकसभा सीट का पर मतलब जो एक सीट है उस पर जीत हासिल किया जाए, इस पर भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का फोकस है। जी। जी सतीश, जिस तरीके से देखा गया है कि शिवपाल सिंह यादव जब थे, पहले जब मुलायम सिंह हुआ करते थे तो जो शिवपाल यादव थे वो कार्यकर्ताओं को जोड़ा करते थे, उनके हाथ में कार्यकर्ताओं को बांधने का, ग्राउंड लेवल पर काम करने की जिम्मा होता था। तो क्या इस बार उनकी क्या भूमिका रहने वाली है और अखिलेश यादव क्या खुद ही सारे कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं या और भी समाजवादी पार्टी के नेता इसमें अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए शिवपाल यादव की जब हम चर्चा करते हैं तो जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी मुलायम सिंह यादव के दौरान में, उनके जाहिर सी बात है कि छोटे भाई थे मुलायम सिंह यादव। तो उस वक्त भी कहीं न कहीं 2 लोग व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया और एक जो एक मूवमेंट है लोहिया की और फिर जनेश्वर मिश्र की, तो उनके विचारों को लेकर ही पार्टी को मजबूत किया और जी। पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं बहुत तेजी के साथ इसका फैलाव हुआ और मतलब एक कम ही समय में उन्होंने सरकार बनाने में कामयाब हुआ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि शिवपाल यादव की अहमियत ज़्यादा है पार्टी को लेकर। जो आप देखें कि जब पार्टी से अलग हुए थे 2017 में, तो पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ था और इससे बाद जो 2017 की चुनाव के बाद के लोकसभा चुनाव भी देखें, तो उसमें भी पार्टी को बहुत स्तर पे नुकसान हुआ था, 5 सीटें सिर्फ लोकसभा चुनाव में आई थी। लेकिन जैसे ही एक तरह से शिवपाल यादव पार्टी के साथ जुड़े, तो ये रिज़ल्ट आप देखिए कि जो पिछला विधानसभा चुनाव रहा है, तो उसमें भी अच्छे खासे सीट 110 सीटें जीत की। कहीं न कहीं इनकी अहमियत
है। तो बहरहाल जो अभी की तस्वीरें की अगर हम बात करें शिवपाल यादव की भूमिका की बात करें, तो उनको भी वो रणनीति दी गई है जो पहले समय से वो काम करते आ रहे कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात हो, कि हर क्षेत्र के जो लीडर्स हैं उनको साथ कैसे तालमेल बनाया जाए, तो उस पर भी चर्चा होनी है। बहरहाल उनकी एक चीज चर्चा हो रही है काफी दिनों से कि जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक लोकसभा चुनाव है, लोकसभा सीट है, उस पर इनको उतारने की भी कवायद हो रही है। जो पिछले दिनों जब आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो फीडबैक लिया गया था, वहाँ के मंडी के जो नेता थे या पदाधिकारी थे, तो उनको एक लय में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को, यानी अखिलेश यादव से उन्होंने अपील करी कि जो आजमगढ़ का डिस्ट्रिक्ट लोकसभा है वहां से चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने साफ मना किया कि कन्नौज जैसे डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ पहले से ही जनता को बता चुके वहां से लड़ने की कवायद है। तो बहरहाल जो आजमगढ़ की सीट पे ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल यादव को उतारा जाएगा, तो इसके जरिए कहीं ना कहीं पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो पार्टी को उस तरह से मजबूती मिलेगी। जो उनके चाहने वाले हैं, शिवपाल यादव से जुड़ने वाले लोग हैं, उसके साथ जुड़ेंगे और पार्टी को बड़े स्तर पे मजबूती मिलेगी। बहरहाल की अभी की तस्वीरें जो गठबंधन को लेकर चल रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी, क्योंकि जी। एक तरह से बिहार में जो वहाँ एक तरह से जो विपक्ष की बैठक हुई थी, उसमें भी कहीं कहीं जो पिछला बैठक हुआ था, खासकर समाजवादी पार्टी दफ्तर में जो कार्यकर्ताओं के साथ थी, उसमें भी इस पर एक तरह से चर्चा हुआ था कि कैसे गठबंधन का क्या रुख है, गठबंधन के साथ कैसे आना चाहिए। तो भी कहीं न कहीं लोगों से भी फीडबैक लिए थे। इसमें शिवपाल यादव भी उस बैठक में मौजूद थे, खासकर समाजवादी पार्टी दफ्तर में। तो उनसे भी फीडबैक लिया गया। तो ज़रूर से अहमियत है शिवपाल यादव की, और इसको लगातार अभी ऐसा भी माना जा रहा है कि अभी जी। तो सचिव के पद पर है, महासचिव के पद पर है, लेकिन इनकी भी भूमिका अहम है और एक तरह से बड़े स्तर पे भी और जिम्मेदारी इनको मिल सकती है। जी। इस सतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद भी भाजपा के आसपास भी कहीं लड़ाई में नहीं नजर आई थी। और जब अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि हमारे हाथ जरूर जोड़े थे, लेकिन बूथ स्तर पर देखा जाए, कार्यकर्ताओं के लेवल पर देखा जाए कि हाथ जरूर जोड़ लिए थे, हाथ मिला लिए थे, लेकिन उनके दिल नहीं मिल पाए थे। तो क्या इस बार अगर देखा जाए तो विपक्षी एक बनाया जा रहा है, थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रही है, तो अगर इस बार इस तरह का कुछ होता है तो कार्यकर्ताओं के दिल कैसे मिलेंगे, इसको लेकर के अलग क्या रणनीति अपना रही है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किए थे, लेकिन जो एक तरह से समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो बीएसपी की तरफ मतलब आकर्षित हो चुके थे, लेकिन बीएसपी के वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए थे जी। समाजवादी पार्टी में। यही वजह थी कि बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीट जीत हासिल हुई थी, और समाजवादी पार्टी के पे 5 सीटें जीत हुई। तो इससे पहले अगर कांग्रेस के पास देखें, कांग्रेस के साथ भी जी। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो उसमें भी खास इनको रिजल्ट नहीं रहा। 47 सीटें, हम्म। विधानसभा की 47 सीटें ही मैच जीत पाए। तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ता, जो लीडर, इनके जो वोटर्स है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, और उसके वजह से जो गठबंधन के साथ जुड़ाव चीजों को लेकर वो दोनों चुनाव में आप देखें खास रिजल्ट नहीं रहा है। लेकिन जब गठबंधन की बात आ रही है, जो विपक्षी लोग एक साथ की बात हो रही है, उससे पहले कहीं ना कहीं टारगेट है कि किसी न किसी तरह से एक तरह से मोदी सरकार को हटाया जाए। इसको लेकर जो रणनीति बनाई जाए, जो आरोप है पार्टियों का कि जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है, जनता के मुद्दों को सुना नहीं जा रहा है, या जो योजनाओं के स्तर पे जो होना चाहिए, धार्मिक चीजों को उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एक जेन्युइन चीज है उस पर नहीं किया जा रहा है, तो उसको भी कहीं न कहीं बताया जाएगा लोगों को कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ से एक तरह से बीजेपी को हटाना है। एक एक जी। ही सूत्र है कि बीजेपी को किसी न किसी तरह हटाना है। उसके लिए कैसे रणनीति बनाया जाए, वो अभी आने वाले समय में होगा। लेकिन बहरहाल की जो अभी की तस्वीरें हैं, उसमें गठबंधन के साथ जोड़ने की जो साथ लड़ने के चुनाव की बात होगी कि कौन-कौन से सीटों पे कौन से उम्मीदवार उतारे जाएँगे, यानी समाजवादी पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएँगी, तो उस पर भी चर्चा होगी। और सभी से ये भी एक जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बैठकें हो रही है पार्टियों का, जो लीडर्स है पार्टी के साथ, उनको एक बात और भी बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ किसी के साथ गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन का जो रुख है, अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि इस की तरफ ट्रांसफर करना वोट, तो उसको भी नजर बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह की दिक्कत न हो। अगर गठबंधन में भी चुनाव लड़े, तो जो जीत का फासला हो एक तरह समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहे। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो बता दें कि अखिलेश यादव आज बाराबंकी के पदाधिकारियों के संग बैठक करेंगे और आने वाले चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। का छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होगी। बता दें कि कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है, तो बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होगी। बता दें कि आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में हो सकता है कि राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी होंगे शामिल। तो छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होगी। बता दें कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर के तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी के मद्देनजर आज बैठक की जाएगी और बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी शामिल हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होगी। कांग्रेस की बड़ी बैठक बैठक में शामिल होंगे राहुल गांधी, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक तो आज होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। बता दें कि बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक आज बैठक में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे, साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक आज होने वाली है। बता दें कि आने वाले दिनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। ब्यूरो चीफ सर्वेश सिंह हमारे साथ जुड़े इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सर्वेश, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरीके से आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, ये कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश के भोपाल में जो सभा हुई थी, बूथ सम्मेलन को जो उन्होंने संबोधित किया था, इसके बाद से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे आ गई है, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर। इसीलिए रातों रात यहाँ पर तुरंत आनन फानन में कांग्रेस हाईकमान से ये सूचना मिलती है कि तत्काल दिल्ली पहुंचा जाए और इसमें शामिल होने के लिए संभवतः स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मुख्यमंत्री जी के साथ प्रवास पे हैं और संभवतः वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बूथ चलो अभियान कांग्रेस ने प्रारंभ किया था और जो शुरुआती उनको जो रिजल्ट्स मिले हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी में चिंता का एक विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं जूझना पड़ रहा था। तो हो सकता है कि इस विशेष गंभीर विषय को लेकर ही ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई हो। जी सर्वेश, आपसे जानेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो कांग्रेस ने उन दिनों में भी चुनाव जीता था जब कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था काफी निचले स्तर का था। जी देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से तैयार की थी, एक एक बूथ तक पहुंची थी और एक घोषणा पत्र जो उन्होंने तैयार किया था, मतलब ये तैयारी कोई आनन फानन में नहीं की गई थी। ये तैयारी विगत 2013 से उनकी समझ लीजिए प्रारंभ थी और एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाताओं के पास में पार्टी पहुंची थी, तब जाके उन्होंने बहुत ही करिश्माई जीत हासिल की थी। लेकिन विगत 4.5-5 वर्षों में, अब 5 वर्ष होने जा रहे हैं, कांग्रेस के इस कार्यकाल में अभी सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस को अपने अंतरकलह से जूझनी पड़ रही। कभी वो स्वास्थ्य मंत्री को लेकर हो जाता है, कभी वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो जाता है, कभी पार्टी के कई निर्णयों को लेकर हो जाता है, कभी मंडल और कमीशन वगैरह में नियुक्ति को लेकर यहाँ पे अंतरकलह उजागर हो ही जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से विपक्ष जो हावी है अभी सत्ता दल पे कि भ्रष्टाचार को लेकर, ईडी घोटाले को लेकर,
शराब घोटाले को लेकर, उन सबको भी लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस चिंतित है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर कांग्रेस सरकार ने जो अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं, विकास की योजनाओं को जो पहुंचाने का एक प्रयास किया था, उनको भी समझ में आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं प्रॉपर वे पे उन योजनाओं को, उन विकास यात्राओं को हम पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। इन सबको भी लेकर एक बहुत गंभीर विषय ये बन सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि विपक्षी दल भाजपा तो इनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही घेरने पर चारों तरफ से तुली हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने अंतरकलह से भी जूझना पड़ सकता है। ये भी एक मुद्दा बन सकता है। जी जी, जिस तरीके से देखा गया था कि पिछले कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने कर्नाटक पे बड़ी जीत हासिल की थी, तो क्या उस तरह की कोई रणनीति जो है इस बार छत्तीसगढ़ में अपनाई जा सकती है? जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, उन्होंने अभी पिछले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 40% कमीशन के आधार पे, भ्रष्टाचार के आधार पे अगर वहां पर सत्ता में आई है, तो वही परिस्थिति कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी परिलक्षित हो रही है। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर ही यहाँ पर विपक्षी दल कांग्रेस पे लगातार हावी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब यह आ गई है कि वो जब भी भ्रष्टाचार की बात विपक्ष करता है, वो कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल देते हैं। वो ईडी को, आईटी को और सीबीआई को, इन सबको उनका केंद्र का भेजा हुआ एक एजेंट बताकर अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम जनमानस तक ये बात तो कहीं ना कहीं पहुंच ही रही है कि भ्रष्टाचार वास्तव में तो वर्ष 2023 के अंतिम में जो चुनाव होना, ये कहीं ना कहीं मुद्दा तो बनेगा। सर्वेश, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि अचानक से उन्होंने एक बैठक बुलाई है, तो अगर अभी से कांग्रेस रणनीति बनाती है तो क्या इस बार फिर से सत्ता पे काबिज रह पाएगी कांग्रेस? देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जो विकास की बातें वर्तमान सरकार कर रही हैं, उन विकास को प्रॉपर वे पे अभी तक आम जनमानस के बीच में इन्होंने नहीं पहुंचा पाया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हर वर्ग यहाँ पर आंदोलनरत है। उसे आप चाहे शिक्षा कर्मी में ले लें, चाहे आप शासकीय कर्मचारियों को ले लें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ले लें, अन्य किसी मतलब हर कोई तबका कहीं ना कहीं आंदोलनरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यहाँ पर आज कांग्रेस को, जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि अंतरकलह भी कहीं ना कहीं विषय है। और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर कांग्रेस को अपने इस पोजीशन को दोहराना है, तो उसे सबसे पहले अपने गढ़ को मजबूत करना पड़ेगा, अपने लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, तब तो जाकर वो 2023 में पुनः काबिज हो सकते हैं सत्ता पर। अन्यथा कहीं ना कहीं झंझावात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी सर्वेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद सीधे लोकसभा चुनाव होने शुरू हो जाएंगे, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी, तो जो छत्तीसगढ़ के नतीजे आएंगे वो कितना असर डालेंगे लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, इसमें तो बहुत ही आश्चर्यजनक मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। वर्ष 2013 हो, चाहे वर्ष 2014 का लोकसभा हो या 2019 का लोकसभा हो, इसके मात्र 5-6 महीने पूर्व ही विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव 2018 जो कांग्रेस पार्टी 67 सीटें लाती है, उसके बाद यहाँ पर 2019 के चुनाव में वो लोकसभा के चुनाव में सीधा से सिमट जाती है और भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें ले आती, 11 में लोकसभा। जी ठीक है। ऐसे में यहाँ कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक रहता है कि जनता अगर विधानसभा के लिए कांग्रेस को चुन रही है, तो केंद्र के लिए फिर भाजपा को क्यों चुन लेती है? ये बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, इसको लेकर के तमाम तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी बड़े नेता हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बता दें बिहार से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई होने वाली है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई होगी। मानहानि मामले में आज सुनवाई की जानी है। बता दें कि अहमदाबाद कोर्ट में आज सुनवाई की जानी है। वही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सुनवाई आज की जाएगी। तो अहम जानकारी आपको बता दें, बिहार से खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर
आज सुनवाई होगी। मानहानि मामले में आज सुनवाई की जानी है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद कोर्ट में आज सुनवाई होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई होगी। तो बिहार से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई होने वाली है। बता दें कि मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। अहमदाबाद कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तो अहम खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई होनी है। बिहार से अहम खबर, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज होगी सुनवाई। मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई की जाएगी। तो अहमदाबाद कोर्ट में आज होगी सुनवाई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई की जानी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई होगी। मानहानि मामले में आज सुनवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज होगी सुनवाई। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई होने वाली है। अहमदाबाद कोर्ट में मामला मानहानि कोर्ट केस से जुड़ा है। बता दें कि डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव बिहार के, उन पर आज सुनवाई होने वाली है। मानहानि मामले में आज सुनवाई होगी। अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई की जानी है। मोदी सरनेम को लेकर के मानहानि का केस तेजस्वी यादव पर दर्ज है, इसको लेकर के आज सुनवाई होने वाली है। अहमदाबाद के कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आज सुनवाई होगी। जुलाई का महीना आने वाला है, लेकिन इससे पहले महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। टमाटर की कीमत अपने कलर सुर्ख लाल की तरह हो गया है। ग्राहक दुकान पर टमाटर का रेट पूछते ही लाल हो जाता रहा है। बता दें कि मंगलवार को टमाटर की कीमत फुटकर मार्केट में 160 रुपए से लेकर के 180 रुपए किलो तक पहुंच गया था। टमाटर खरीदने आने वाले लोग रेट सुनकर ही वापस हो जा रहे थे। जो लोग टमाटर खरीदना भी चाहते थे वो 100 ग्राम लेकर के जा रहे हैं। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि अन्य जितनी भी सब्जियां हैं सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। चाय में अपना अलग रंग जमाने वाला अदरक भी 320 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। तो करारी भिंडी 60 रुपए किलो बिक रही है। सरपतिया 80 रुपए किलो, तो नेनुआ 70 रुपए किलो बिक रहा है। बता दें कि 20 ने बीन्स की बात करें तो दोहरा शतक लग गया है और वो 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लौकी 60, खीरा 80, गाजर 80, परवल 80, शिमला मिर्च 80, करेला 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं आलू 20 से 25 रुपए और प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है। तो महंगाई की मार जुलाई की पहली तारीख से पड़ने वाली है। बता दें कि जुलाई का महीना भी शुरू भी नहीं हुआ है और जो महंगाई है वो आम आदमी की कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते सब्जियों के दाम ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है। टमाटर खरीदने आने वाले लोगों के हालत खराब हो रखी है। जो आ भी रहे हैं वो 100 ग्राम खरीद कर ही ले जा रहे हैं। तो टमाटर अदरक ही नहीं बल्कि देखा जाए तो इसका असर जो है वो तमाम और सब्जियों पर भी पड़ रहा है। हरी सब्जियों पर महंगाई की मार खास तौर से पड़ी है। अनिल मीणा हम बुलंदशहर से हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं। साथ ही साथ जयवीर मावी भी हमारे साथ जुड़े हैं।
अनिल, आपके पास आएंगे, पहले आपसे जानेंगे जिस तरीके से बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में इस वक्त हम मौजूद है पहासू मंडी में। अगर बात की जाए देखिए महंगाई की, तो महंगाई ने जिस तरह से आम जनता की जो कमर तोड़ी है, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है। देखिए बाजार में जो सब्जियों के जो दाम है, वो कहीं ना कहीं आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। टमाटर की बात की, टमाटर 140 से 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। अगर अरबी की बात करें तो अरबी 60 से 70 रुपए किलो। अगर बात करें अदरक की, तो अदरक यहाँ 320 रुपए किलो तक अदरक बिक रहा है। और भिंडी की बात करें तो भिंडी यहाँ 70 से 80 रुपए किलो तक बिकी है। अगर लौकी की बात करें तो लौकी भी 50-60 रुपए किलो। यानी कि अगर बात करें किसी भी सब्जी की बात करें, जो बाजार में जो सब्जी इस वक्त आ रही है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आसमान को छूते हुए नजर आ रही है। अगर बात की जाए आम जनता की, तो आम जनता के लोग कहीं ना कहीं जो सब्जियां लेने जो काफी घर से मन में बना के आते थे, लेकिन अगर महंगाई को देखकर सब्जी लेने से बिल्कुल परहेज कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 किलो की बजाय सिर्फ 100 ग्राम लेके ही अपने घर का पालन करना चाह रहे हैं। और देखिए मेरे साथ काफी लोग मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए क्या नाम है? मोहम्मद फैजान खान बहादुर। अच्छा मोहम्मद, ये बताइए, इस वक्त जिस तरह से महंगाई ने जो बाजार में एकदम आसमान छुआ है, और सब्जी के जो आसमान छूने वाले दाम बढ़े हैं, उसको लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। महंगाई बहुत है हमारे बहादुर में, हमारे बुलंदशहर जिले में, और सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। टमाटर का रेट 150 से 160 रुपए किलो है, और मिर्चें बहुत महंगी है, 40 रुपए किलो मिर्च बिक रही है। गरीब का जीना दुश्वार हो रहा है। अदरक 300 से 320 रुपए किलो तक बाजार में मिल रहा है, और तुम्हारा लहसुन महंगा है, प्याज महंगी है। अच्छा, अरबी और भिंडी और लौकी की बात करें तो इसके भी कहीं ना कहीं रेट हाई फाई है। हाँ, अरबी के रेट भी बहुत हैं, 60 रुपए किलो से 50 रुपए किलो, 50 से 60 रुपए किलो तक अरबी बाजार में बिक रही है। अच्छा, जिस तरह से आप एक मजदूरी करके घर का पेट पालन करते हैं, तो उसको लेकर किस तरह की समस्या सामने आ रही है? पहले टमाटर 15 रुपए किलो बिक रहे थे, तो 1 किलो ले जाया करते थे। आप टमाटर 100 ग्राम ले जाने पड़ रहे हैं। 100 ग्राम भी बहुत 16 रुपए का आ रही है, तकरीबन 16 से 15 रुपए के। 160 रुपए किलो का रेट है, और महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है, और महंगाई को सरकार को घटाना चाहिए। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि महंगाई से गरीब वर्ग के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, मुश्किलों में हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। राशन से कोई भला नहीं होने वाला, लेकिन जो गरीब आदमी सब्जी ले जाकर, यानी 1 किलो अरबी ले जाकर 10 रुपए 20 रुपए की जो पेट पाल लिया करता था, आज 60 रुपए किलो अरबी मिल रही है। अच्छा, एक जिस तरह से सब्जियों ने आसमान छुआ है, अभी आने वाले समय में स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो जिस तरह से आप मजदूर बढ़ गए, तो आगे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना है। किस तरह से अपने घर का मेंटेनेंस करेंगे आप? खाने को नहीं है, खाने के लिए महंगी है सब्जियां, और महंगे हैं सारे दालें महंगी हैं, सब्जी महंगी है, और तुम्हारे फल जाओ फल महंगे हैं। तो शिक्षा कैसे दे पाएगा अपने बच्चे को अपना घर का? यानी शिक्षा भी बहुत मुश्किल है आज के वक्त में। बहुत महंगा कोर्स आता है, बहुत महंगी फीस कर दी है, और शिक्षा के रूप में भी सरकार को एक कठोर कदम उठाना चाहिए। शिक्षा में जो मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले, फीस कम होनी चाहिए। ये मैं सरकार तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर जनता पर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। देखिए मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, हम उनसे बात करें। हसमुद्दीन, देखिए एक व्यक्ति और है। हाँ, आप बताइए किस तरह से महंगाई का असर देखा जा रहा है? देखो, महंगाई का असर ये है कि भाई साहब अभी 2-4 दिन पहले इतना बढ़ता सब पौधा था, ये सारे सब्जी का आइटम, और दुकानदार भी परेशान है, और लेवल पब्लिक भी परेशान है, जनता ही परेशान है। हमारे यहाँ 120 रुपए किलो टमाटर, 160-70 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। अदरक 320 रुपए से लेकर 340, 310 रुपए किलो का रेट है टमाटर के। हर सब्जी महंगी है। अरबी 50 रुपए से लेकर 70-75 रुपए किलो से बिक रही है, और सारे सौदे मंजूर है, पर पब्लिक क्या करे? जनता परेशान है बहुत ज्यादा, दुकानदार परेशान है। जनता बाजार में आती नहीं है सब्जी लेने के लिए। दुकानदार के पास अगर टमाटर गर्मी की वजह से सड़ गए, वो फिर क्या नुकसान हो जाता है। अच्छा, महंगाई की वजह से घर में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? घर में परेशानी है भाई साहब, आड़तियों से माल खरीद रहे हैं, आड़तियों कर्जदार बन नहीं। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, दुकानदार परेशान है, दुकानदार पैसे मांगने आती, आड़ती पैसे लेने तो पैसे नहीं है माल लेने का। बाजार में सन्नाटा छा रहा है, माल खरीद कर रख ले, दुकान सजा लेते हैं, सन्नाटा छा रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई ने जनता की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। महंगाई ने कमर तोड़ लगी है, बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान है भाई साहब। अब ये लगा लीजिए 160 रुपए किलो टमाटर कौन खाएगा बताइए आप? ये अरबी 60-70 रुपए कौन खाएगा? गरीब आदमी की मजदूरी 250 रुपए की, 300 रुपए की, वो 250-300 रुपए चाय का नाश्ता करेगा या सब्जी खिलाएगा बच्चों को? क्या खिलाएगा बताइए आप? और आज पब्लिक का जीना दुश्वार हो रहा है। गरीबों के लिए कोई सरकार कदम उठाए कठोर कि महंगाई कम हो। जैसे चीनी महंगी है, चीनी के रेट कम होने चाहिए। तेल महंगा है, तेल के रेट घटने चाहिए। और सब्जियां तो बहुत महंगी है, आसमान छू रही है सब्जी। कभी आगे भविष्य में
नहीं हुई इतनी महंगी जो आज पूर्व में सब्जी होने जा रही है महंगी, आज भी वर्तमान में महंगी अच्छा, है। बाजार में दाल के क्या दाल भी दाल बहुत महंगी है, दाल तो आसमान छू रही है। 120 रुपए किलो से 160 रुपए किलो तक के रेट है। जो दाल पहले कभी 60 रुपए किलो मिल जाया करती थी, आज 120 रुपए किलो के रेट है दाल के, 140 रुपए किलो के। इससे गरीब का जीना दुश्वार हो रहा है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, सरकार महंगाई के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे और कदम उठाए, महंगाई को कम करने के लिए एक्शन ले सरकार। और आज अरबी 60 रुपए किलो इतनी महंगी, कभी 30 रुपए किलो अरबी मिल जाती थी बाजार में। आज बाजार में दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं, ग्राहक नहीं आता। क्यों कि आज बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है सरकार से। तो महंगाई से कहीं ना कहीं परेशान है जनता, बहुत ज्यादा परेशान है दुखी है सब। देखिए मेरे साथ, देखिए जनता के लोग मौके, जनता ने अपना जो दुखड़ा रोया है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है। और जनता के जो लोग हैं उन्होंने सरकार से अपील की है कि जी जयवीर, तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो जनता जो है वो उसका जो हाल है बढ़ती महंगाई से तमाम जो है बुरा हाल हो रखा है। हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, जयवीर मावी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से सब्जी के बढ़ते दामों से आम आदमी की जो कमर है वो टूट चुकी है। हम बात कर रहे थे, देखा हमने बुलंदशहर में किस तरीके से जनता जो है वो बढ़ते महंगाई से बेहाल है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम ज़िलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम ज़िलों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हैं गाज़ियाबाद से। आपके पास बता दें कि पवन तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, तो राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जयवीर मावी के पास जो गाज़ियाबाद से हैं। जयवीर, जिस तरीके से हमने देखा है कि तमाम जो जनता है वो बेहाल हो गई है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरी जानकारी पर? हाँ देखिए, जिस तरह से लगातार सब्जी के दाल के जो रेट बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से अगर बात की जाए तो एकदम से जिस तरह से जो हरी सब्जी है उनके दामों में भारी उछाल आया है, चाहे टमाटर हो या कुछ भी सब्जी आप बाजार में जब लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं सभी सब्जियां बढ़े हुए रेटों पर हैं। और ऐसे में सावन का महीना आने वाला है और उसमें जो कांवड़ यात्रा चलेगी, तो दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं और गाजियाबाद मेरठ होते हुए दिल्ली जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनके लिए कैंप लगाते हैं, जो खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का बजट भी बढ़ना है और जो आम लोग हैं उनका बजट भी कहीं ना कहीं इस बढ़ती महंगाई से प्रभावित होने वाला है। आम जो रसोई है, रसोई का स्वाद लोगों का बिगड़ा हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से अचानक से जो सब्जियों के जो रेट बढ़े, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले ही जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे चुके हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर जो आम जनता या अधिकारी हैं सतर्क रहें और बाजारों की स्थिति को देख। लेकिन उस आदेश का कोई पालन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लगातार सब्जियों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने बजट के साथ साथ अपने घर की रसोई का भी कहीं ना कहीं स्वाद बिगड़ रहा है। ऐसे में जो सब्जी है, अब मजदूर व्यक्ति या जो एक आम आदमी है वो क्या खाए, क्योंकि दाल की बात करें, दाल भी महंगी है, सब्जी कोई भी हो, सभी सब्जियों के रेट पूरी तरह से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसे अचानक से जो दाम बढ़े इसके पीछे क्या कारण है। इस पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर कहीं जो ब्लैक मेलर है, जो सब्जी के जो बिचौलिया है, जो मंडी के जो आड़ती है, वो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत भी हो सकता है रेट बढ़ा रहे हो, क्योंकि जो किसान है, हालांकि ऐसे में जब बारिश का महीना है तो जो टमाटर हैं, ऐसी सब्जियां हैं, उनके रेट घटने चाहिए थे, लेकिन बढ़ना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल उठाता है। ठीक है राजू, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में सब्जी के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या मुख्य कारण नजर आता है और इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए हारिस, लगातार जो आम जनता है उस पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। सब्जियों के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो टमाटर थे वो अधिक और लाल होते जा रहे हैं। अदरक तो बाजारों से गायब तक हो चुके हैं, क्योंकि अदरक के अगर दामों की बात करें तो 320 रुपए से अधिक अदरक के दाम पहुंच गए। टमाटर भी 150 से ऊपर उछाल लगा चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन में ये दाम टमाटर के 200 के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन आम जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है महंगाई की मार से। सरकार से गुहार लगा रही है कि सरकार कि सुनो हमारी और हमें महंगाई से निजात दिलाओ। लेकिन जनता को क्या निजात मिल पाएगा, ये देखने वाली बड़ी बात है। लेकिन जो फिलहाल जो लगातार महंगाई
बढ़ रही है हरी सब्जियों पर, चाहे टमाटर की बात हो, अदरक की बात हो या अन्य जो सब्जियां हैं उनकी बात हो, उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसकी जेब पर भार पड़ रहा है। रसोई जो महिलाओं की होती है, महिलाओं को रसोई की जो देवी कहा जाता है, तो उन्हें भी खासी जो समस्या है वो झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस और जो सरकार है वो फिलहाल ध्यान देने को तैयार नहीं है। सरकार को ध्यान देना जी चाहिए कि जो आम और गरीब तबके के जो लोग हैं, मजदूर तबके के जो लोग हैं, रोज मजदूरी कर कर अपने घर का पालन पोषण करते हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने निकल कर आने ठीक है। वाली है। और फिलहाल दो चार जो जनता है उन्हें होना पड़ रहा है महंगाई की मार से, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो टमाटर है वो लगातार और अधिक लाल होता जा रहा है। ठीक है राजू। और फिलहाल जी ठीक है, लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े, उनसे जानेंगे। पवन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है और सरकार भी कुछ खास कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है, आने वाले दिनों में क्या कुछ राहत मिलेगी? जी, आपको बता दें जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, अभी सबसे ज्यादा इसमें जो बात हो रही है, जो चर्चा में है, वो टमाटर है। क्योंकि टमाटर मुश्किल से एक हफ्ता पहले मुश्किल से वो 30 से 50 रुपए के बीच में था, जो कि अब बढ़कर लगभग 150 रुपए में हो गया है। और उसके अलावा जो दाल है वो भी महंगी हो गई है, और जो अदरक है, मिर्चें हैं, ये सब जो हरी सब्जियां हैं उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो है जनता काफी त्रस्त है। हमारे साथ इसमें एक लोग मौजूद भी है जो उससे पूछेंगे कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी पवन, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, टमाटर के दाम बढ़े हैं और भी कई चीजों में बढ़ोतरी हुई, क्या क्या दिक्कतों का सामना हो रहा है उसमें? अब आप देखिए कि जो धनिया है, धनिया 200 रुपए किलो हो गया, अदरक 240 रुपए, टमाटर 120 रुपए किलो। आम आदमी क्या करेगा, कहाँ खाएगा? मिर्चा जो है वो अलग आसमान छू रहा है। हर चीज तो महंगाई पे है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या इसका कोई नियंत्रण गवर्नमेंट करती नहीं किसी की। और जो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? सरकार से हम यही कहना जो बिचौलिए हैं जिससे हटा करके इसको देखेगा, पॉलिटिक्स करे तो जो है महंगाई अचानक बढ़, पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए ना। धरती में व्यवसाय चौपट हो गई, महिलाएं परेशान हैं। जी पवन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो है, जी पवन, जिस तरीके से हमने देखा बढ़ती महंगाई से वक्त की कमी के चलते आपको रोकना पड़ेगा। देखा जा रहा है कि जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ी है और उस महंगाई से आम जनता की जो कमर है वो टूट चुकी है। तमाम ज़िलों के हमने हालात देखे और सभी जगह जो है जनता का हाल बेहाल नजर आ रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए और जनता से बात करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके से बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।